नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। ये टॉपिक सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और सब याद हो जाएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम परीक्षा के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की बिल्कुल बुनियादी जानकारी से हमें क्या-क्या याद रखना चाहिए, मतलब जैसे राजधानी और मुद्रा वगैरह। बिल्कुल। देखिए, कोई भी विषय शुरू करने से पहले उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, जी हाँ, कई बार विकल्पों में कराची देकर भ्रमित किया जाता है, तो ध्यान रखना है कि राजधानी इस्लामाबाद ही है और वहां की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी शायद कोई सीधा तथ्य है ना? जी बिल्कुल। उनका स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। 14 अगस्त 1947, मतलब भारत से ठीक एक दिन पहले। एकदम सही। इस तरह जोड़कर याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, उनकी संसद को क्या कहा जाता है? देखिए, उनकी संसद का जो आधिकारिक नाम है वो है नेशनल असेंबली, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर इसका दूसरा नाम पूछा जाता है। इसे मजलिस-ए-शूरा भी कहा जाता है। मजलिस-ए-शूरा, इसे मैं नोट कर लेता हूं। और इस मजलिस-ए-शूरा में कुल सीटें कितनी हैं? इसे बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इसमें सीटों की कुल संख्या 342 है। 342 सीटें? हाँ, 342। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो पूरे देश को मुख्य रूप से 4 प्रांतों में बांटा गया है। सिर्फ 4 राज्य या प्रांत है वहाँ? हाँ, केवल 4 प्रांत। और वहाँ कामकाज की भाषाएं कौन सी हैं? वहाँ मुख्य रूप से 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, उर्दू और अंग्रेजी। उर्दू और अंग्रेजी। अच्छा, किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीकों से हमेशा सवाल बनते हैं। उनके राष्ट्रीय गान के बारे में हमें क्या जानना चाहिए? राष्ट्रीय गान का नाम है कौमी तराना। और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसने लिखा है। इसके रचयिता का नाम है हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी, जी, इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। हफीज जालंधरी। कौमी तराना हफीज जालंधरी ने लिखा है। और अगर हम अन्य प्रतीकों की सूची बनाएं, जैसे पुष्प, फल, पक्षी, तो वो क्या-क्या हैं? मैं चाहता हूं कि हम इन्हें एक-एक करके धीरे-धीरे देखें ताकि अच्छे से याद हो जाएं। बिल्कुल, मैं एक-एक करके बताती हूँ। सबसे पहले पुष्प। उनका राष्ट्रीय पुष्प चमेली है। पुष्प चमेली। और राष्ट्रीय फल आम है, जो कि भारत का भी है। हाँ, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। और पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। चकोर, जी। और पशु? राष्ट्रीय पशु का नाम थोड़ा अलग है, इसे मारखोर कहते हैं। मारखोर? हाँ, मारखोर का मतलब होता है सांप खाने वाला। ये एक तरह का जंगली बकरा होता है जिसके सींग बहुत घुमावदार होते हैं, तो इसे सांप खाने वाले जानवर के रूप में याद रखेंगे तो आसानी होगी। अच्छा, सांप खाने वाला, मारखोर। और राष्ट्रीय वृक्ष और खेल कौन से हैं? वृक्ष है देवदार और खेल भारत की ही तरह मैदानी हॉकी है। मैदानी हॉकी? तो मैं एक बार दोहरा देता हूं। पुष्प चमेली, फल आम, पक्षी चकोर, पशु मारखोर, वृक्ष देवदार और खेल मैदानी हॉकी। बिल्कुल सही। ये बुनियादी जानकारी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अब संस्कृति की तरफ चलते हैं। मैंने पुराने प्रश्न पत्रों में देखा है कि जनजातीय नृत्यों से बहुत गहरे सवाल आते हैं। तो पाकिस्तान के प्रमुख जनजातीय नृत्य कौन से हैं? देखिए, नृत्यों में एक बहुत ही खास नाम है वजीरी नृत्य, पश्तून। पश्तून जनजाति का वजरी नृत्य। और कौन से नृत्य याद रखना है? इसके अलावा 3 और नृत्य हैं। एक है ढोल चाप नृत्य, जो ब्राहुइयस जनजाति करती है। ढोल चाप नृत्य, ब्राहुइयस जनजाति। दूसरा है खोज नृत्य, ये सिंधी जनजाति का है। और तीसरा है लेवा नृत्य, जो बलूच जनजाति द्वारा किया जाता है। छोज नृत्य सिंधी का और लेवा नृत्य बलूच का। इन्हें तो 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इन्हें लिखकर याद करना सबसे अच्छा रहेगा। अब भूगोल की बात करते हैं। पाकिस्तान की नदियों का तंत्र कैसा है? प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नदियों में जो मुख्य नाम आपको याद रखने हैं वे हैं सिंधु, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब और काबुल। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है जिस पर सवाल बनते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु नदी। यह वहाँ की सबसे लंबी नदी है और इसके बहने से जो सिंधु का मैदान बनता है वो वहाँ का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। सिंधु का मैदान सबसे उपजाऊ। मैंने ये भी पढ़ा है कि पाकिस्तान को नेहरू का देश कहा जाता है।
जी, और उसका कारण यही नदियां हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से सिंचाई के लिए बहुत सी नहरों का निर्माण किया गया है। नहरों का एक बहुत बड़ा जाल है वहां, इसीलिए इसे नहरों का देश कहा जाता है। अच्छा, तो नदियों से नहरें निकाली गई हैं इसलिए। अब जब सिंधु नदी की बात हो रही है तो सिंधु जल समझौता बहुत अहम हो जाता है। बहुत ज्यादा अहम। ये समझौता परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है। इसकी तारीख आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960। हाँ, और ये हस्ताक्षर किनके बीच हुआ था? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। इसमें क्या किसी तीसरे पक्ष ने भी भूमिका निभाई थी? जी बिल्कुल, इसमें मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि मध्यस्थ कौन था? विश्व बैंक। तो 19 सितंबर 1960 जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान और विश्व बैंक, ये पूरा एक पैकेज है याद रखने के लिए। एकदम सही। नदियों के बाद पर्वतों पर आते हैं। वहां की मुख्य पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? मुख्य रूप से 3 श्रेणियां याद रखनी है: किरथर, हिंदुकुश और सुलेमान। किरथर, हिंदुकुश और सुलेमान। और सबसे ऊंची चोटी? सबसे ऊंची चोटी का नाम है तिरिचमीर और यह हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। तिरिचमीर। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 7,708 मीटर है। 7,708। 7,708 मीटर। और पहाड़ों में दर्रे भी होते हैं जहां से इतिहास में लोग आते थे। कौन से दर्रे महत्वपूर्ण हैं? 2 मुख्य दर्रे हैं। पहला खैबर दर्रा, जो कि हिंदुकुश श्रेणी में है, और दूसरा है बोलन दर्रा, जो किरथर श्रेणी में आता है। खैबर दर्रा हिंदुकुश में और बोलन दर्रा किरथर में। इसे इसी तरह मिलान करके याद करना होगा। जी, भूगोल में कुछ और महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जैसे खनिज के लिए एक जगह है सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज, नाम से तो नमक से जुड़ा लगता है। बिल्कुल, ये सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, जो बलूचिस्तान प्रांत में है। ज़ियारत घाटी बलूचिस्तान में। और दूसरी है स्वात घाटी, ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। इसकी सुंदरता के कारण इसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। ये तो सीधा सवाल बन सकता है। हाँ, और जलवायु के हिसाब से एक जगह है जाकोबाबाद। जैकोबाबाद, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये विश्व के सबसे गर्म स्थलों में से एक माना जाता है, तो सबसे गर्म जगह पूछे जाने पर जाकोबाबाद याद आना चाहिए। जैकोबाबाद सबसे गर्म स्थल। चलिए अब सीमा रेखाओं की बात करते हैं। पाकिस्तान किन देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? 3 देशों के साथ, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। ईरान, अफगानिस्तान और भारत। भारत के साथ जो सीमा है उसके बारे में परीक्षा में क्या-क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो सीमा रेखा का नाम, जो कि रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन, जी। और फिर वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा साझा करते हैं। राज्यों में है पंजाब, गुजरात और राजस्थान, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पंजाब, गुजरात, राजस्थान राज्य हो गए और जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कुल लंबाई कितनी है सीमा की? कुल लंबाई है 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर। हाँ, इस आंकड़े को अच्छे से याद कर लें। कुछ अन्य विविध तथ्य जो परीक्षा में आते हों, जैसे प्राकृतिक संसाधन वगैरह? प्राकृतिक संसाधनों में 2 नाम और लिख लीजिए। एक है सुई व मियाल क्षेत्र, ये प्राकृतिक गैस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुई व मियाल क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए। और दूसरा है क्वेटा, जो कोयले के लिए जाना जाता है। क्वेटा कोयले के लिए। और शहरों के बारे में हमने देखा राजधानी इस्लामाबाद है, क्या वो सबसे बड़ा शहर भी है? नहीं, यही कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ा नगर कराची है। सबसे बड़ा नगर कराची है, ठीक है। और एक ऐतिहासिक सवाल, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द का नामकरण चौधरी रहमत अली की देन है। चौधरी रहमत अली। और इनके संविधान में देश का पूरा नाम क्या है? संवैधानिक नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। चूंकि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो क्या सिलेबस के हिसाब से हमें वहाँ की इस्लामिक विचारधाराओं के बारे में भी कुछ जानना है? हाँ, तथ्यात्मक रूप से जानना जरूरी है। वहाँ के सुन्नी मुसलमानों में हनफी कानून बहुत प्रचलित है, और इस हनफी कानून के अंतर्गत 2 परंपराएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं, बरेलवी और देवबंदी परंपराएं। सुन्नी मुसलमानों में हनफी कानून और उसकी बरेलवी और देवबंदी परंपराएं। जी। और शिया मुसलमानों में? शिया मुसलमानों में जो विचारधारा सबसे ज्यादा मानी जाती है उसे द्वादशी शिया इस्लामिक कानून कहा जाता है। अब पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं।
अगर हम सबसे बुनियादी बातों से शुरू करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा टाका है। ढाका और टाका, ये सुनने में भी एक जैसा लगता है और याद रखने में भी काफी आसान है। बिल्कुल। अब परीक्षा के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख पूछी जाती है वो है यहाँ का स्वतंत्रता दिवस। ये 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। 26 मार्च 1971। एकदम सही। और इसके बाद जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बनी उसमें यहाँ की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। इसमें कुल 350 सीटें हैं। 350 सीटें, तो मतलब ये जातीय संसद देश की एक बड़ी प्रतिनिधि संस्था है। और भाषा और गान के बारे में अक्सर सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाता है? आधिकारिक भाषा तो बंगाली है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तथ्य है वो है यहाँ का राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आमार सोनार बांग्ला। हाँ। ये तो सच में परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अब हम राष्ट्रीय प्रतीकों पर आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक छात्र की तरह इन प्रतीकों को एक एक करके मेरे साथ धीरे धीरे याद करें। हाँ, मैं तैयार हूँ, आप बताइए। सबसे पहले राष्ट्रीय पुष्प जो है वाटर लिली, इसे स्थानीय भाषा में शॉपला भी कहते हैं। वाटर लिली या शापला? बहुत बढ़िया। और राष्ट्रीय पक्षी है मैगपी रॉबिन, जिसे डोएल कहा जाता है। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे काली सुई चिड़िया या दहियर। मैगपी रॉबिन, डोएल या दहियर। सही है। अब राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वह रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ है। रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़ है। आम का पेड़। और खेल? खेल कबड्डी है। अक्सर लोग क्रिकेट सोचते हैं, लेकिन सही उत्तर कबड्डी है। कबड्डी। चलिए, ये प्रतीक तो मुझे याद हो गए। तो अब यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्यों के नाम देखते हैं। ये हैं ढली, डाक, कठपुतली, घाटू और छोकरा नृत्य। एक बार मैं दोहराती हूँ ताकि पक्का हो जाए। ढली, डाक, कठपुतली, घाटू और छोकरा नृत्य। एकदम सटीक। अब हम बांग्लादेश के भूगोल की तरफ चलते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है, तो इसे ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, इसे नदियों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा देश बहुत सी नदियों से घिरा है। मुख्य नदियों के नाम बताऊं तो इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुरमा, जिसे बराक भी कहते हैं, फेनी और मेघना शामिल हैं। सुरमा या बराक नदी, ठीक है। तो परीक्षा के लिए इनमें से सबसे अहम तथ्य क्या है? परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मेघना यहाँ की सबसे लंबी नदी है। मेघना सबसे लंबी नदी है। हाँ, और एक और बात जो परीक्षा वाले अक्सर पूछते हैं वो ये कि भारत की नदियों के नाम वहां बदल जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र बन जाती है जमुना? बिल्कुल। और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को पद्मा कहते हैं। अब अगर हम मैदानी इलाकों से हटकर यहाँ के पर्वत और चोटियों की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम केकाराडोंग है। ये बंदरबन में स्थित है और इसकी ऊंचाई 986 मीटर है। केकराडोंग और ऊंचाई 986 मीटर है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि कुछ स्रोतों में साकाफोंग को सबसे ऊंची चोटी माना गया है, तो परीक्षा में विकल्पों के अनुसार ही उत्तर चुनना चाहिए। ये बहुत अच्छी सलाह है, विकल्पों को ध्यान में रखना होगा। और अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो बांग्लादेश भारत और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत के कौन-कौन से राज्य इस सीमा से जुड़े हैं? भारत के 5 राज्य लगते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल। और भारत से लगने वाली इस सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। 4096.7 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ रेखा। हाँ, अब बांग्लादेश से जुड़े कुछ विविध तथ्यों पर आते हैं जो विश्व स्तर पर अपना विशेष स्थान रखते हैं। जैसे यह देश विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और यहाँ का जो कॉक्स बाजार है वो दुनिया का सबसे बड़ा बलुई पुलिन या सैंडी बीच है। कॉक्स बाजार सबसे बड़ा सैंडी बीच। और आर्थिक दृष्टि से यहाँ का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह या पत्तन चटगांव है। उत्पादन की बात करें तो ये देश गुलाबी मोती और जूट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गुलाबी मोती और जूट। और राजनीतिक संगठनों के स्तर पर इसकी क्या भूमिका है? यह बिम्स्टेक और दक्षेश, जिसे सार्क भी कहा जाता है, उसका सदस्य है। और अगर यूनेस्को धरोहर की बात करें तो पहाड़पुर स्थित बौद्ध विहार के खंडर और सुंदरबन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। पहाड़पुर स्थित बौद्ध विहार के खंडर और सुंदरबन, तो ये तो बांग्लादेश का पूरा खाका हो गया।
अब हम नेपाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब हम अपना ध्यान नेपाल पर केंद्रित करते हैं। नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है और यह एक स्थलरुद्ध पर्वतीय देश है। बफर स्टेट और स्थलरुद्ध मतलब लैंडलॉक्ड, जिसका समुद्र से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। बिल्कुल सही। इसकी बुनियादी जानकारी देखें तो राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाली रुपया है। काठमांडू और नेपाली रुपया। और यहाँ की संसदीय व्यवस्था के बारे में क्या तथ्य हैं? यहाँ की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं और परीक्षा के लिए याद रखने वाली बात यह है कि इसमें 275 सीटें हैं। 275 सीटें राष्ट्रीय पंचायत में। भाषा और गान क्या है? आधिकारिक भाषा नेपाली है और राष्ट्रीय गान का नाम सयोधुंगा फूल का है। सयोधुंगा फूल का। अब इसके राष्ट्रीय प्रतीकों की भी सूची बना लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, जिसे लालीगुरस भी कहा जाता है। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम या लालीगुरस। और राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय पशु गाय है, वृक्ष पीपल पाइन है और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। पशु, गाय, वृक्ष पीपल पाइन और खेल वॉलीबॉल। बिल्कुल। अब हम यहाँ निवास करने वाली मुख्य जनजातियों का उल्लेख करते हैं। इनमें नेपाली, नेवार, गोरखा, शेरपा और भुटिया मुख्य हैं। नेपाली, नेवार, गोरखा, शेरपा और भुटिया। और अब प्रमुख नृत्यों के नाम मैं धीरे धीरे सूचीबद्ध करता हूँ ताकि परीक्षा के लिए याद रखे जा सकें। हाँ, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। ये नृत्य हैं घाटू, चंडी, देवदा, मयूरधन, लाखे, सोरथी, मंजूशी, आर्यतारा और वज्रयोगिनी। ये काफी सारे हैं। मैं एक बार दोहराती हूँ। घाटू, चंडी, देवदा, मयूरधन, लाखे, सोरथी, मंजूश्री, आर्यतारा और वज्रयोगिनी। बहुत अच्छे। अब हम नेपाल की नदियों और पर्वतों पर चर्चा करते हैं। यहाँ की नदियां सदावाहिनी होती हैं। सदावाहिनी मतलब जिनमें हमेशा पानी रहता है। तो मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? मुख्य नदियों में कोसी, बागमती, गंडक, काली, अरुण और कर्नाली शामिल हैं। और परीक्षा के नजरिए से इनमें सबसे अहम तथ्य क्या है? सबसे स्पष्ट और अहम तथ्य ये है कि कर्नाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्नाली सबसे लंबी नदी है। अब पर्वतों और हिमालयी विस्तार के बारे में बताइए। नेपाल में हिमालय की वृहद, लघु और शिवालिक तीनों श्रेणियों का विस्तार है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं है। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई के जो नए आंकड़े हैं वो क्या हैं? इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और नेपाल में लोग इसे सागरमाथा कहते हैं। 8,848.86 मीटर और इसे सागरमाथा कहते हैं। इसके अलावा और कौन सी चोटियां हैं? यहाँ धौलागिरी, मकालू, गौरीशंकर और कंचनजंगा जैसी विशाल चोटियां हैं। ध्यान रहे कि कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर कंचनजंगा। अब एक बहुत ही अहम विषय बचता है जो परीक्षा में आता है, भारत के सहयोग से नेपाल में बनी परियोजनाएं। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की मदद से नेपाल में त्रिशूली, कोशी, अरुण 3, पंचेश्वर, सप्तकोशी और नाउमुरे जैसी परियोजनाएं विकसित की गई हैं। मैं इन नामों को दोहराकर इनकी महत्ता पर जोर देना चाहूंगी। त्रिशूली, कोशी, अरुण 3, पंचेश्वर, सप्तकोशी और नाउमुरे परियोजनाएं। बिल्कुल सही। और अब हम नेपाल के उन स्थानों की सूची देंगे जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। हाँ, बताइए। ये स्थान है काठमांडू घाटी, लुम्बिनी, चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क। अब अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल। जब हम किसी भी देश को परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी बुनियाद को समझना होता है। अफगानिस्तान की जो प्रशासनिक धुरी है वो उसकी राजधानी काबुल में स्थित है। जी, राजधानी काबुल। और वहाँ की अर्थव्यवस्था के संचालन के बारे में क्या? अर्थव्यवस्था के लिए वहाँ की आधिकारिक मुद्रा अफगानी है। काबुल और अफगानी, ये दोनों नाम इस देश के परिचय का सबसे पहला हिस्सा हैं। राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी। भूगोल के साथ साथ इतिहास का संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान उसके स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी होती है। अफगानिस्तान के संदर्भ में वो कौन सी तारीख है जिसे एक छात्र को हमेशा याद रखना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। परीक्षा में ये अक्सर सीधे तौर पर पूछा जाता है क्योंकि छात्र भ्रमित हो सकते हैं। अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 को मनाया जाता है। मैं इसे एक बार फिर बहुत ही स्पष्टता से दोहराती हूँ।
19 अगस्त 1919। 19 अगस्त 1919 इस तारीख के साथ ही वहाँ के प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए वहाँ की संसद का नाम जानना आवश्यक होता है। अक्सर परीक्षाओं में संसद का नाम पूछ लिया जाता है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? आपकी यह सोच परीक्षा के पैटर्न के बिल्कुल अनुकूल है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। जब आप अपनी तैयारी करें तो इस शोरा शब्द को विशेष रूप से ध्यान में रखें। शोरा ये नाम वहाँ की संस्कृति की एक झलक देता है। संस्कृति की बात करें तो अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीकों में क्या-क्या शामिल हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश के पर्यावरण का आईना होते हैं। आइए इन्हें आराम से समझते हैं। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल अनार है। वहाँ की शुष्क और ठंडी जलवायु इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जी। जब हम पक्षी की बात करते हैं तो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर उड़ने वाला सुनहरा बाज यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है और राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ है। वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष अफगान पाइन है। अनार, सुनहरा बाज, हिम तेंदुआ और अफगान पाइन। खेलों के बारे में क्या कहेंगी? क्या वहाँ का कोई ऐसा राष्ट्रीय खेल है जो परीक्षाओं में आता हो? हाँ, वहाँ का राष्ट्रीय खेल वहाँ के दुर्गम और संघर्षपूर्ण जीवन को झलकाता है। इस खेल का नाम है बुज़क्शी। परीक्षाओं में यह अक्सर पूछा जाता है। बुज़क्शी, ये शब्द सुनने में ही काफी भारी लगता है। इसे याद रखने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ये एक बेहद ही ऊर्जावान खेल है। बुज़क्शी में घुड़सवारों की टीमें होती हैं। ये वहाँ के लोगों की ताकत और घुड़सवारी की कला का प्रतीक है। जब आप परीक्षा के लिए इसे याद करें तो उन ऊंचे पहाड़ों और तेज दौड़ते घोड़ों की छवि को मन में रखें। फिर ये बुज़क्शी नाम आपको कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल, उस छवि से ये जानकारी हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। अब अगर हम वहाँ के भौतिक भूगों की गहराई में उतरें तो प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं? अफगानिस्तान की नदियों की बात करें तो 3 प्रमुख नाम सामने आते हैं: आमो दरिया, हेलमंद और काबुल नदी। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिरिक्त फैक्ट है जिस पर परीक्षक अक्सर ध्यान देते हैं। इन सभी में हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। आमो दरिया, हेलमंद और काबुल नदी। और सबसे लंबी नदी है हेलमंद। और वहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? पर्वतों में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला सबसे ऐतिहासिक है। इसके अलावा सिकरम पर्वत और मीर समीर भी प्रमुख हैं। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो एक तथ्य आपको अलग से याद रखना है वो है नौशाक। नौशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। हिंदुकुश, सिकरम, मीर समीर और सबसे ऊंची चोटी नौशाक। ये बहुत ही सुव्यवस्थित जानकारी है। अब अगर हम भारत के साथ सीमाओं की बात करें तो वो स्थिति कैसी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इस सीमा की कुल लंबाई केवल 106 किलोमीटर है। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, 106 किलोमीटर। लद्दाख के साथ जुड़ने वाली ये 106 किलोमीटर की सीमा, इस ऐतिहासिक सीमा रेखा का कोई विशेष नाम भी है क्या? जी हाँ, इस सीमा रेखा को डुरांड रेखा के नाम से जाना जाता है और यहीं पर परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट आता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक विशेष पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसका नाम है सफेद कोह पर्वत श्रृंखला। परीक्षक अक्सर इस पर्वत श्रृंखला की सटीक स्थिति के बारे में पूछते हैं। डुरंड रेखा और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित सफेद कोह पर्वत श्रृंखला। अफगानिस्तान की समझ के बाद अब हम चीन की ओर चलते हैं। चीन की बुनियादी भौगोलिक और राजनीतिक पहचान क्या है? चीन का भूगोल बहुत विस्तृत है। आइए शांति से इसकी बुनियाद समझते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा रेनमिनबी है। अब यहाँ छात्रों को अक्सर एक भ्रम होता है। इस मुद्रा की मूल इकाई युआन है। अच्छा जी, परीक्षा में विकल्प के रूप में रेनमिनबी या युआन दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए ये तकनीकी अंतर स्पष्ट होना चाहिए। राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी जिसकी मूल इकाई युआन है। इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर 1949 और यहाँ की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। 1 अक्टूबर 1949 और संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन जैसी पुरानी सभ्यता के राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं? राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस है जिसे रेड क्राउन क्रेन भी कहते हैं। राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा है और राष्ट्रीय वृक्ष जिंकोगो है।
जिंकोको एक बहुत ही प्राचीन पेड़ है। लाल मुकुट सारस, विशाल पांडा और प्राचीन जिंकोको वृक्ष। वहां की प्रमुख नदियों के बारे में जानना बहुत रोचक होगा। नदियों में सबसे विशाल है यांगत्सी नदी। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह चीन की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा दक्षिण में पर्ल नदी और ली नदी बहती हैं, लेकिन एक नदी है जिसका नाम बहुत दिलचस्प है, पीली नदी। पीली नदी, क्या सच में इसका पानी पीला दिखाई देता है? और इसका स्थानीय नाम क्या है जो परीक्षाओं में आता है? हाँ, ये अपने साथ बड़ी मात्रा में पीली मिट्टी बहाकर लाती है, जिससे जल पीला हो जाता है। लेकिन परीक्षा के प्रश्न पत्रों में अक्सर इसका चीनी नाम हुआंगहो पूछा जाता है। तो जब भी आप पीली नदी के बारे में सोचें तो हुआंगहो नाम मन में आना चाहिए। यांगत्सी सबसे लंबी नदी है और पीली नदी का चीनी नाम हुआंगहो है। वहां के प्रमुख पर्वत कौन से हैं? पर्वतों की सूची में माउंट ताई, लुसान पर्वत, येलो पर्वत जिसे हुआंगशान भी कहा जाता है, और लाओजुन पर्वत प्रमुख हैं। माउंट ताई, लुसान, येलो पर्वत यानी हुआंगशान और लाओजुन। भारत और चीन की सीमा किन राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं वे हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। इस सीमा रेखा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इस सीमा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा का नाम या तारीख भी है जो हमें जाननी चाहिए। बिल्कुल। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और इसका निर्धारण जिस तारीख को हुआ था वो है 3 जुलाई 1914। परीक्षा के लिए ये तारीख महत्वपूर्ण है, 3 जुलाई 1914। मैकमोहन रेखा और 3 जुलाई 1914। क्या चीन के भूगोल से जुड़े कुछ और ऐसे अतिरिक्त परीक्षा फैक्ट्स हैं जो अक्सर प्रश्न पत्रों में देखने को मिलते हैं? जी हाँ। पहला तो ये कि शंघाई शहर न केवल चीन का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, बल्कि वो वहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। शंघाई सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग और सबसे बड़ा बंदरगाह। और दूसरा तथ्य ये है कि चीन को सोयाबीन तथा चाय की जन्मभूमि माना जाता है। इतना ही नहीं, इसे कागज, रेशम और बारूद का जनक भी कहा जाता है। परीक्षा में यह तथ्य बहुत बार पूछा जाता है कि कागज या रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था। सोयाबीन और चाय की जन्मभूमि और कागज, रेशम तथा बारूद का जनक, यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं भूटान के बारे में गहराई से समझना चाहता हूँ। भूटान आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा का नाम न्यू गुल्ट्रम है। राजधानी थिम्पू और मुद्रा न्यू गुल्ट्रम। भूटान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और वहाँ की संसद को क्या कहते हैं? भूटान का स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को होता है, 17 दिसंबर 1907, और संसद को सोगडू या शोगडू कहा जाता है। 17 दिसंबर 1907 और संसद का नाम सोगडू या शोगडू। भूटान के राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं? यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प हिमालयन ब्लू पॉपी है। राष्ट्रीय पक्षी रेवन है, जिसे हम कौवा भी कहते हैं। राष्ट्रीय पशु ताकिन है और इनका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, जिसे आर्चरी कहा जाता है। पुष्प हिमालयन ब्लू पॉपी, पक्षी रेवन, पशु ताकिन और खेल तीरंदाजी। मैंने सुना है कि भूटान अपने पारंपरिक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नृत्यों के क्या नाम हैं? मैं इनके प्रमुख नृत्यों के नाम बहुत ही धीमे स्वर में बता रही हूँ, आप इन्हें ध्यान से समझें। इनमें शामिल हैं मास्क डांस यानी मुखौटा नृत्य, पाचम नृत्य, चाम डांस जी, याक चाम डांस, बोएडा नृत्य, झुंगरा नृत्य और अशांगवे नृत्य। मास्क डांस, पाचाम, चाम, याकचाम, बोएडा, झुंगरा और अशांगवे। भूटान के भूगोल में प्रमुख नदियां और पर्वत कौन से? प्रमुख नदियां हैं संकोश, वांगछू, अमोछू और मानस नदी। इस मानस नदी को द्रंगमेछू भी कहा जाता है। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा फैक्ट ये है कि मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है। संकोश, वांगछू, अमोछू और मानस, जिसे द्रंगमेछू भी कहते हैं, और मानस सबसे लंबी है। पर्वतों के विषय में क्या विशेष जानकारी है? पर्वतों में कोलाकांगरी, ब्लैक माउंटेन और गिपमोची शामिल हैं, लेकिन दो नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है गंखर पुनसुम,
यह भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दूसरा है जोमुलहारी पर्वत। परीक्षा में जो बात पूछी जाती है वो ये है कि जोमुलहारी पर्वत को कंचनजंगा की दुल्हन भी कहा जाता है। हारी को कंचनजंगा की दुल्हन कहा जाता है। भारत के साथ भूटान की भौगोलिक सीमा की क्या स्थिति है? भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इस सीमा रेखा की कुल लंबाई 699 किलोमीटर है। 699 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, और कुल लंबाई है 699 किलोमीटर। क्या भूटान के बारे में कुछ और ऐसे खास परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो भूटान को भौगोलिक उपनाम के तौर पर लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। और दूसरा तथ्य ये है कि भूटान में भूटिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट और भूटिया जनजाति का निवास। इन सब के बाद अब मैं भूटान से जुड़ा एक तथ्य बताती हूँ जो दुनिया के लिए एक सबक है। दुनिया भर के देश अपना विकास जीडीपी से मापते हैं, लेकिन भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरी और विचारणीय बात है कि एक देश अपनी प्रगति को केवल धन से नहीं बल्कि अपने नागरिकों की वास्तविक खुशी और राष्ट्रीय खुशहाली से मापता है। अब पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। जी, जब हम श्रीलंका के राजनीतिक परिचय की बात करते हैं तो एक बहुत ही आम सी दुविधा होती है। मैंने अक्सर छात्रों को कंफ्यूज होते देखा है कि राजधानी कोलंबो है या श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ये एक बहुत ही लाजमी सा सवाल है और परीक्षा में अक्सर छात्रों को फंसाता है। इसे आराम से समझते हैं। देखिए, कोलंबो जो है वो श्रीलंका की कमर्शियल या वाणिज्यिक राजधानी है। मतलब व्यापार और अर्थव्यवस्था का केंद्र। बिल्कुल सही। व्यापारिक गतिविधियां कोलंबो से होती हैं। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए कि श्रीलंका की आधिकारिक या ऑफिशियल राजधानी कौन सी है, तो आपका उत्तर श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ही होना चाहिए। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। जी, मैं समझ गया। और जहां तक इनकी मुद्रा का सवाल है, वो श्रीलंकाई रुपया है। अच्छा, और अगर हम इनके इतिहास की तरफ जाएं, तो श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्थापित हुआ? क्या ये भारत की आजादी के आसपास की ही बात है? हाँ, ये याद रखने में भी काफी आसान है। भारत 1947 में आजाद हुआ और श्रीलंका उसके ठीक अगले वर्ष। उनकी स्वतंत्रता की तारीख है 4 फरवरी 1948। 4 फरवरी 1948। जी, और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में आता है वो है उनकी संसद का नाम। श्रीलंका की संसद को पार्लियामेंट हुआ कहा जाता है। पार्लियामेंट हुआ, ये तो सुनने में अंग्रेजी के शब्द पार्लियामेंट जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल, और यही इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। परीक्षा में जब विकल्प आए तो पार्लियामेंट से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द पार्लियामेंट हुआ को आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। अब अगर हम उनके राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल और वृक्ष कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट है, जिसे हम हिंदी में कटहल कहते हैं, और उनका राष्ट्रीय वृक्ष सीलोन आयरनवुड है। ध्यान दीजिए, सीलोन श्रीलंका का ही पुराना नाम है, तो इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। सीलोन आयरनवुड। जी, और खेलों में मुझे लगता है क्रिकेट उनका राष्ट्रीय खेल होगा क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध है वहाँ। और यहीं पर परीक्षा बनाने वाले आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जी, क्रिकेट वहाँ बहुत लोकप्रिय जरूर है, लेकिन श्रीलंका का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल? ये सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे हमेशा याद रखें। बिल्कुल। अब अगर हम श्रीलंका के भूगोल की ओर बढ़ें तो वहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में क्या-क्या पूछा जा सकता है? श्रीलंका की जल प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है महावेली गंगा। इसकी कुल लंबाई 335 किलोमीटर है। 335 किलोमीटर। महावेली गंगा, इसमें तो गंगा शब्द आ रहा। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, वहाँ की अन्य प्रमुख नदियां हैं कालू गंगा यान, ओया जिन गंगा और महाओया। मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ। नदियों के नाम के अंत में या तो गंगा लगा है या फिर ओया। बहुत सही अवलोकन किया आपने। सिंहली भाषा में, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, उसमें नदियों और जलधाराओं के लिए गंगा और ओया शब्दों का प्रयोग होता है। परीक्षा में अगर कोई ऐसा नाम दिखे जिसके अंत में ओया लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि ये श्रीलंका की बात हो रही है। ये तो विकल्पों को छांटने में बहुत मदद करेगा। नदियों के बाद श्रीलंका के पर्वतों के बारे में कोई खास तथ्य? हाँ,
उनकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम पिद्रू तालागाला है। पिद्रू तालागाला, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई 2527 मीटर है और इसका एक और नाम भी है जिसे माउंट पेड्रो कहा जाता है। परीक्षा में दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। 2527 मीटर ऊंचा माउंट पेड्रो। जी, मैंने सुना है प्राचीन काल में श्रीलंका को अलग अलग नामों से भी जाना जाता था। जी बिल्कुल, और ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रखना चाहिए। इसे रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, सिंघल द्वीप और तपोवन भी कहा जाता था। अरब के व्यापारी इसे सेरेंडिब पुकारते थे। पूर्व का मोती और सेरेंडिब, ये काफी रोचक है। अगर हम भारत के साथ उसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो श्रीलंका और भारत के बीच की सीमा कैसे तय होती है? देखिए, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। इसके पश्चिम में मन्नार की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत और श्रीलंका को जो जलमार्ग अलग करता है उसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। पाक जलडमरू मध्य, क्या इसका संबंध पाकिस्तान से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही छात्र गलती करते हैं। ये पाक शब्द ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट पॉल के नाम पर है। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ओहो, मतलब ये एक ट्रैप है परीक्षा के लिए। बिल्कुल। और इसी क्षेत्र में आदम का पुल भी है जो भारत के रामेश्वरम के पास धनुषकोडी और श्रीलंका के तल्यामन नार के बीच है। ये प्रवाल द्वीप या कोरल रीफ से बना है। कोरल रीफ से, जी। और एक आखिरी बात श्रीलंका के बारे में, इसका जो उत्तरी हिस्सा है उसे जाफना प्रायद्वीप कहा जाता है। जाफना प्रायद्वीप। तो ये श्रीलंका का पूरा एक भौगोलिक और राजनीतिक ढांचा हो गया। अब क्या हम अपने दूसरे पड़ोसी देश म्यांमार की तरफ चलें? हाँ, आराम से म्यांमार की तरफ बढ़ते हैं। म्यांमार की स्थिति को समझना भी बहुत जरूरी है। ये भारत के उत्तर पूर्व और बांग्लादेश के बिल्कुल पूर्व में है। और इसके उत्तर में शायद चीन है? सही कहा, उत्तर में चीन है। और अगर हम इसकी पूर्वी सीमा की बात करें तो वो लाओस और थाईलैंड से लगती है। जैसे हमने श्रीलंका की राजधानियों के बारे में समझा, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? म्यांमार की राजधानी का नाम नेपियदा है और वहां की जो मुद्रा है उसे म्यांमार क्यात कहा जाता है। नेपीदा और म्यांमार क्यात। और इनकी आजादी का वर्ष क्या था? यहाँ भी एक बहुत ही रोचक समानता है। म्यांमार को 4 जनवरी 1948 को आजादी मिली थी। अरे, मतलब श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 और म्यांमार को 4 जनवरी 1948? बिल्कुल, दोनों ही देश 1948 में आजाद हुए, बस 1 महीने का अंतर है। याद रखने के लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जी, ये तो बहुत आसानी से याद रहेगा। और म्यांमार की संसद का नाम क्या है? इनकी संसद का नाम पाइथू हलूताव है। नाम थोड़ा अलग है लेकिन परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। पाइथू हलूटाव। और अगर राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें, जैसे श्रीलंका का कटहल था, म्यांमार के प्रतीक क्या हैं? म्यांमार का राष्ट्रीय पुष्प पड़ौक है। उनके राष्ट्रीय पक्षी को बर्मी मोर या हरा मोर कहा जाता है। हरा मोर, जी। और खेल? इनका राष्ट्रीय खेल चिनलोन है। ये एक बहुत ही अलग तरह का खेल है जिसमें प्रतिस्पर्धा से ज्यादा कला पर ध्यान दिया जाता है। चिनलोन, ये तो मैंने पहली बार सुना। परीक्षा के लिए इसे नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब म्यांमार की नदियों पर आते हैं, जो वहां का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक हिस्सा है। वहां की प्रमुख नदियां हैं मेकांग, साल्विन, चिंदविन और इरावदी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है परीक्षा के लिए? सबसे महत्वपूर्ण है इरावदी नदी। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और इसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा मतलब वहां की अर्थव्यवस्था इसी पे निर्भर है। जी, कृषि और परिवहन के लिए ये बहुत खास है। और म्यांमार का जो प्रसिद्ध मांडले शहर है वो इसी इरावदी नदी के किनारे बसा है। मांडले शहर इरावदी नदी के किनारे। मैंने एक सुनहरा त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, क्या वो भी म्यांमार में ही है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। परीक्षा में गोल्डन ट्रायंगल से बहुत प्रश्न आते हैं। यह क्षेत्र मेकांग नदी और रुआक नदी के संगम पर बनता है। मेकांग और रुआक नदियों का संगम। जी। लेकिन इसे सुनहरा त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो जगह है जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाएं मिलती हैं और ऐतिहासिक रूप से ये पूरा इलाका अफीम की खेती के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सुनहरा त्रिभुज नाम दिया गया। अच्छा, तो ये अफीम की खेती के लिए मशहूर है। हाँ। और अगर हम म्यांमार के पर्वतों की बात करें तो वहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी है?
म्यांमार की मुख्य पर्वत श्रेणी को अराकन योमा कहते हैं और परीक्षा के लिए जो सबसे बड़ा तथ्य है वो ये है कि अराकन योमा असल में हिमालय पर्वत का ही पूर्वी मोड़ है। मतलब हिमालय ही आगे जाके अराकन योमा बन जाता है। जी बिल्कुल। जब हिमालय भारत के पूर्व से मुड़ता है तो म्यांमार में उसे अराकन योमा कहा जाता है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी खाकाबो राजी है। खाकाबो राजी, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसे कुछ जगह हकाकाबो राजी भी लिखते हैं और इसकी ऊंचाई 5,881 मीटर है। 5,881 मीटर। क्या वहाँ कोई पठार भी पाए जाते हैं? हाँ, म्यांमार के पूर्वी भाग में पठारी क्षेत्र है। इनमें सबसे प्रमुख है शान पठार और दूसरा है कमेनी पठार, जिसे करेनी पठार भी कहते हैं। शान पठार और कमेनी पठार। जिस तरह श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं, क्या म्यांमार का भी कोई ऐसा नाम है? बिल्कुल है। म्यांमार में बहुत सारे बौद्ध मंदिर और पगोड़ा हैं जो सोने से जड़े हैं। इसलिए म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडा का देश, ये बहुत ही सुंदर नाम है। और क्या वहाँ कोई ऐसी जगह है जो विश्व विरासत में शामिल हो? हाँ, वहाँ के प्यू शहर को प्राचीन विश्व विरासत सूची में रखा गया है और पर्यावरण के हिसाब से इनले झील बहुत महत्वपूर्ण है जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पानी पर तैरते हुए खेत पाए जाते हैं। तैरते हुए खेत इनले झील में, ये तो सच में कमाल का तथ्य है। जी, और इस चर्चा के अंत में मैं बस एक सोचने वाला बिंदु छोड़ना चाहूंगी। आप देखिए कि कैसे किसी देश का भूगोल उसकी पूरी पहचान तय करता है। श्रीलंका एक द्वीप है तो वो पूर्व का मोती बन गया। म्यांमार अपनी नदियों और हिमालय के हिस्से के कारण स्वर्ण पैगोडा का देश बन गया। भूगोल सिर्फ याद करने की चीज नहीं है, ये देशों के अस्तित्व को आकार देता है। तो आज हमने देखा भारत के पड़ोसी देश। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।